अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बारिश को खूब एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। लेकिन लेक्चर तो अपलोड होना ही है और थोड़ा बहुत पढ़ना भी ज़रूरी है। तो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर चैप्टर 2 को स्टार्ट कर चुके हैं और कुछ लेक्चर्स में हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस भी किया था। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ साइटोप्लाज्म। जी हाँ, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी जैसा कि आपको बताया था कि हर सेल के अंदर 3 चीज़ें मेन होती हैं। एक आपके पास है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड इज़ न्यूक्लियस एंड द अदर वन इज़ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को हम डिस्कस करके आ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। सो व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म? साइटो के मतलब होते हैं सेल और प्लाज्म के मतलब होते हैं फ्लूइड। द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। वो फ्लूइड जो कि सेल के अंदर मौजूद है उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, यानी कि फ्लूइड पोर्शन ऑफ द सेल। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सो इट इज़ द ट्रांसल्यूसेंट पोर्शन ऑफ द सेल। ट्रांसल्यूसेंट मतलब क्या होता है कि मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होता, हल्का हल्का सा वाइटी जो है वो इसका कलर होगा, जिसमें ऐसा लिक्विड जो कि ना ही पूरा लिक्विड ही है और ना ही पूरा जो है वो गाढ़ा होगा। तो थोड़ा बहुत ये लिक्विडी और थोड़ा बहुत ये विस्कस इन नेचर होगा। ये वो पोर्शन है सेल का जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान मौजूद है, यानी कि ये वो फ्लूइड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में मौजूद है। और ये फ्लूइड 2 चीज़ों पर कंसिस्ट करता है। एक है ग्राउंड सब्सटेंस जिसको हम साइटोसोल कहते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस यानी कि इसका फ्लूइड पोर्शन, लिक्विड पोर्शन, वो पोर्शन जिसके अंदर 80 से 90% क्या है, पानी है। वो पोर्शन, वो लिक्विड पोर्शन, वो ग्राउंड सब्सटेंस क्या कहलाता है, साइटोसोल। जी हाँ, इसी तरीके से जो ग्रेन्यूलर पोर्शन है उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ करें आप पानी के अंदर चीनी मिलाते हैं, तो पानी जो कि एक सॉल्वेंट है और चीनी एक सॉल्यूट है, आप उसके अंदर उसको हल कर रहे हैं। अब पानी जो कि ग्राउंड सब्सटेंस है, जो कि लिक्विड पोर्शन है, सपोज़ कर लें सेल का भी वैसा ही पोर्शन है, वो कहलाएगा साइटोसोल। और जो चीनी है वो एक्ट कर रही है एज एन ऑर्गेनल्स, यानी कि वो ऑर्गेनल्स जो कि सेल के अंदर मौजूद हैं। वो स्ट्रक्चर्स, वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो कि सेल के हैं और सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड हुए हुए हैं। तो उस ग्रैन्युलर पोर्शन यानी उस चीनी को हम ग्रैन्युलर पोर्शन कंसिडर कर सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म 2 सब्सटेंस पे कंसिस्ट करता है। नंबर 1 इज़ ग्राउंड सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड एज साइटोसोल एंड द अदर वन इज़ ग्रैन्युलर पोर्शन दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। जो हमारे पास साइटोसोल है उसके अंदर पानी के अलावा और क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, डिज़ॉल्व्ड सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स, यानी कि जो कि डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर हेल्प आउट करते हैं। और साइटोप्लाज्म को कहा जाता है कि ये वो प्लेस है, इट्स अ साइट ऑफ मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। व्हाट आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस? जहाँ पर कोई चीज़ बनती है और कोई चीज़ टूटती है। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अगर कोई चीज़ बन रही है आपकी बॉडी के अंदर तो उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। अगर कोई चीज़ टूट रही है आपकी बॉडी के अंदर तो हम उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो आपकी बॉडी, आपके सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, भले कोई चीज़ टूट रही है या कोई चीज़ बन रही है, वो सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में हो रही हैं। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनल्स की। बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं सेल के, लेकिन आज हम जिन 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें पहला है माइटोकॉन्ड्रियन। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर कहा जाता है और प्लूरल फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाएगा। यानी अगर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जा रही है तब हम उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रियन की सबसे पहले शेप की बात करते हैं। इसकी हम पिक्चर भी देखेंगे। इसकी शेप होती है रॉड लाइक और बीन शेप्ड, लाइक दिस। ठीक है, अगर आप देखें तो इसकी शेप कैसी है, बीन जैसे फलियाँ होती हैं। तो ये एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। ग्रे कलर का जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है वो सेल है, और सेल के अंदर 2 छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को मेंशन किया हुआ है जिसको इनलार्ज करके दिखाया हुआ है, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया।
इसकी जो शेप है वो रॉड यानी कि रॉड लाइक या फिर बीन शेप्ड होती है, फलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर में इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, 2 मेम्ब्रेन होती हैं इसमें, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा येलो कलर की लेयर जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है, और जो अंदर आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है दैट इज़ इनर मेम्ब्रेन। जितने भी सेल के स्ट्रक्चर जिनमें डबल मेम्ब्रेन होंगी, डबल लेयर्स होंगी, उनको डबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और वो जितने भी स्ट्रक्चर्स, वो जितने भी ऑर्गेनल्स जिनके पास मेम्ब्रेन होगी, उनको हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का। जी हाँ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? इसकी शेप और इसके स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इट हैज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, वन इज़ आउटर मेम्ब्रेन एंड द अदर वन इज़ इनर मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें इसकी इनर मेम्ब्रेन की, सो इसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है और फॉर्म करती है कंपार्टमेंट्स कॉल्ड क्रिस्टी। तो अगर आप इस पिक्चर में देखें तो जो ऑरेंज कलर की जो लेयर है वो फोल्ड हुई हुई है और फोल्ड होकर अंदर कंपार्टमेंट्स बना रही है, जिसको नाम दिया जा रहा है क्रिस्टी का। जी हाँ, क्या नाम दिया जा रहा है? क्रिस्टी का। तो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हुई हुई है एंड फॉर्म कंपार्टमेंट्स कॉल्ड क्रिस्टी। फिर बात करते हैं कि जो क्रिस्टी है उसके अंदर एक फ्लूइड, एक लिक्विड मौजूद होता है जिसको कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है क्रिस्टी के अंदर, वो आपके एक फ्लूइड मौजूद होगा जिसको नाम दिया जाता है मैट्रिक्स का। जी हाँ। तो अभी तक हमने इसके स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा? इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन्स। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर कंपार्टमेंट्स बनाती है जिसको क्या कहते हैं? यस, क्रिस्टी का नाम दिया जाता है। और जो फ्लूइड मौजूद है क्रिस्टी के अंदर उसको क्या नाम देते हैं? मैट्रिक्स। फिर अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, तो याद रखना बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ साइट ऑफ सेल्यूलर रिस्पायरेशन, यानी यहाँ पर सेल की रिस्पायरेशन होती है। सेल्यूलर रिस्पायरेशन क्या है? इट्स नॉट अ ब्रीथिंग मैकेनिज्म। ये वो वाला मैकेनिज्म नहीं है जिसमें आप सांस ले रहे हैं। सेल्यूलर रिस्पायरेशन कहा जाता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जी हाँ, जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो प्रोड्यूस करती है एटीपी। तो इसको कहा जाता है सेल्यूलर रिस्पायरेशन। जहाँ भी सेल्यूलर रिस्पायरेशन की बात आएगी तो वो कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। याद रखिए बेटा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। अगर हमें कभी भी एनर्जी यूज़ करनी है अपनी बॉडी के अंदर तो हम उसको एटीपी की फॉर्म के अंदर यूज़ करेंगे, जिसकी एब्रीविएशन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, इसी वजह से क्योंकि ये एटीपी प्रोड्यूस करता है तभी इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सेल का ये वो ऑर्गेनेल है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। गॉट इट? तो ये आ जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। फिर बात करते हैं दूसरे ऑर्गेनेल की, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मा मीन्स फ्लूइड और रेटिक्यूलम मतलब नेटवर्क। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? इट्स अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, सैक्स यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये एक ऐसे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि इनक्लोज्ड हुए हुए हैं मेम्ब्रेन से। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आपको ये मेंशन हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इट्स अ नेटवर्क ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स और सैक्स। तो अगर आपको नज़र आ रहा है ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है और ये इनक्लोज्ड हुआ है मेम्ब्रेन से। इसकी भी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। जी हाँ, ये कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये ऐसा नेटवर्क है जो एक्सटेंड हो रहा होता है, यानी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक ये फैला हुआ होता है, यानी कि बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। तो अगर आप देखें जो आपको पर्पल कलर का मेंशन नज़र आ रहा है नीचे, जो आपको यहाँ पर सर्कल नज़र आ रहा है, ये पर्पल कलर का जो है वो आपका
न्यूक्लियस है, जिसमें से यहाँ पर आपके पास ये न्यूक्लियस से बाहर आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि बहुत ही फैला हुआ है. सो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स और सैक्स दैट आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड दैट इज़ न्यूक्लियस. अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन भी की हुई है. टाइप्स हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, हियर ER स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को इसलिए रफ कहा जाता है क्योंकि उसकी सरफेस पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं. आर से याद रखिएगा. व्हाट आर राइबोसोम्स, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इसकी अभी आप ये याद रखें कि इट हैज़ राइबोसोम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, उसकी बाहर की सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है क्योंकि उसकी सरफेस पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में चूँकि राइबोसोम्स मौजूद हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन को बनाने में काम आता है. याद रखिए, जहाँ भी राइबोसोम्स की बात आएगी वहाँ राइबोसोम्स प्रोटीन्स को बनाने का काम कर रहे होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन्स को बनाने का काम नहीं करते क्योंकि उनके पास राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं. तो फिर क्या कर रहे हैं ये बनाते हैं लिपिड्स, यानी कि फैट्स. सिंथेसिस के मतलब होते हैं बनाना, तो ये फैट्स बनाते हैं. इसके अलावा ये ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं. ड्रग्स यहाँ पर मेडिसिन्स का नाम, मेडिसिन्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. कोई भी चीज़ जो कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक है, पॉइजनस है, उसको अगर रिमूव करना है, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस. किसी भी चीज़ को अगर रिमूव आउट करना है तो आप उसको डिटॉक्सिफिकेशन कहेंगे, अगर किसी भी टॉक्सिक चीज़ को आप रिमूव आउट कर रहे हैं. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के बनने और टूटने का अमल भी आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में हो रहा होता है. यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में यहाँ पर आपके पास इस तरीके से छोटे छोटे ये आपको ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ये हैं राइबोसोम्स. सो दीज आर बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिनकी आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स मौजूद हैं. एंड दीज आर बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिनकी आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स एब्सेंट हैं. तो ये थे आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और माइटोकॉन्ड्रिया. आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा. हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया, उसके स्ट्रक्चर को, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को. तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. तब तक के लिए बाय. और आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है और याद भी करना है. अल्लाह हाफिज़.